पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले जानते हैं कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। मान लीजिए कि आप बीमार हैं तो आप में क्या एनर्जी होगी, आप कोई काम भी नहीं कर पाएंगे, तो आप में एनर्जी नहीं होगी उस समय। लेकिन अगर आप में एनर्जी है, आपने अच्छा खा पी रखा हुआ है, आप दौड़ भी सकते हैं, भाग भी सकते हैं, आप सामान इधर से उधर कर सकते हैं, तो जितनी आपकी कैपेसिटी हो, जितनी आपकी कुव्वत हो, कैपेबिलिटी हो काम करने की, उसे हम एनर्जी कहते हैं। इसकी यूनिट होती है जूल। एक बहुत महान साहब हुए हैं, उनके नाम पे रखा गया है जूल। और इसकी एसआई यूनिट होती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब एनर्जी यानी जो कैपेसिटी काम करने की है वो कई तरीके की होती है। इसमें मेन जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जैसे शब्द ही बता रहे हैं। पोटेंशियल मतलब ये होता है कि जो अभी है, जैसे कहते हैं ना तुम में बहुत पोटेंशियल है, इसका मतलब तुम कुछ करोगे, अभी कर नहीं रहे हो लेकिन है, तो पोटेंशियल मतलब एनर्जी है, अभी उसको हार्नेस नहीं किया गया, या अभी वो शुरू नहीं हुई है हार्नेस होनी या फिर प्रेजेंट होनी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब यह है कि कोई चीज मूव कर रही है, कोई चीज वेग में है, मूवमेंट में है, स्पीड में है, और तब उसमें जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं, तो आपने हथौड़ा उठाया, केवल हथौड़ा उठाया, तब आपके पास या उस हथौड़े में पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमेशा किसी पोजीशन, किसी जगह के हिसाब से, मान लीजिए इसके ऊपर एक टेबल है और यहां पर एक कुछ पत्थर रखा हुआ है, तो इसमें एनर्जी है क्योंकि इसकी पोजीशन ऐसी है, इसका स्टेट ऐसा है, भी ये शांत है, रुका हुआ है। लेकिन अगर ये पत्थर नीचे गिर जाता है तो आप ये कहेंगे कि अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई है, तो अब इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई है। ये एनर्जी है मोशन के कारण। जब ये मूव करना शुरू करेगा, तो जब कोई चीज रुकी है तो पोटेंशियल एनर्जी, कोई चीज मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये स्टोर होती है, अभी यूज नहीं हो रही है लेकिन स्टोर्ड है पोजीशन और स्टेट के हिसाब से। जैसे ये यहां पर एक एग्जांपल है इलास्टिक एनर्जी का, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल है। इसमें क्या किया कि बच्चे ने तीर कमान इसके हाथ में है और तीर को खींचा, तो अब इसमें एनर्जी स्टोर हो गई। अब ये इसको छोड़ेगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर आगे बढ़ जाएगी। जैसे अगर आप रेज्ड हैमर, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपने कोई हथौड़ा उठाया है तो ग्रेविटी के कारण एनर्जी आई है उसमें। जो अलग अलग एक्सप्लोसिव्स होते हैं या फ्यूल होता है जो आप पेट्रोल डीजल डालते हैं, उसमें केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है। ऐसी जो स्प्रिंग होता है, जैसे ये भी आप एग्जांपल देख रहे हैं, ये इसी का है, एक कॉइल स्प्रिंग हो, इसमें जो स्टेट है इसका, अभी क्या पोजीशन है इसकी, क्या स्टेट है, उस कारण से एनर्जी आई है। और काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी जब कुछ मूव कर रहा हो। काइनेटिक एनर्जी जब कोई चीज मूवमेंट में हो। यहां पर एग्जांपल देखिए कि यहां पर जब ये गाड़ी थी, इस जगह पे आई, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी पूरा लेवल इसका दिखाया जाएगा। यहां पर देखिएगा पूरा आ गया। जैसे ही नीचे आती है इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती रहती है। इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, और इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे ध्यान से देखिए, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। देखिएगा, तो पोजीशन या फिर ठहराव के कारण पोटेंशियल एनर्जी होती है, मूवमेंट के कारण या मोशन के कारण इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे स्काई ड्राइवर्स हैं, उनमें पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जैसे ही वो जंप कर जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। इसमें हीट हो सकती है और भी चीजें हो सकती है। जैसे अगर आप यहां पर देखिएगा, यहां क्या हो रहा है कि अभी स्टेट शांत है, पोटेंशियल एनर्जी है इनके पास। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉन्ट है वो इसलिए बड़ा हो रहा है कि जैसे ही इन्होंने मूव किया, ये गाड़ी या आदमी मूव हुआ, तो इसके पास जो एनर्जी स्टोर थी या जो पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो। एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैंने आपको बताया, अगर हथौड़ा आपने उठाया रखा है थोड़ा हाइट पे, अब उसको मारेंगे, कील पे मारेंगे, किसी और चीज पे चोट करेंगे, तो अब आपके पास इस हैमर में, इस हथौड़े में एनर्जी कौन सी होगी? होगी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये ग्रेविटी के कारण होती है। तो इसमें आता है जी, क्या क्या होगा, ये है मास।
जो भी ऑब्जेक्ट का मास होगा, मास जो एक्चुअल मास है, ये मास कहीं भी आप ब्रह्मांड में किसी भी जगह ले जाइए, यूनिवर्स में किसी जगह भी ले जाइए, किसी भी ग्रेविटी वाले जगह पे मास हमेशा सेम रहता है। ग्रेविटी हर जगह की बदलती रहती है। मून में ले जाएंगे तो अलग हो जाएगी, हिंदुस्तान में या फिर ये कहें कि हमारे ग्लोब पे लाएंगे तो अलग हो जाएगी। तो ग्रेविटी ये हो गया मास और हाइट, कितने हाइट पे। अगर आपने हथौड़ा यहां उठा के रखा है, जैसे आप यूं खड़े हुए हैं, यहां उठा के रखा है तो एनर्जी अलग होगी, जरा ऊपर यहां पर उठा के रखा है तो इसकी एनर्जी कुछ अलग हो जाएगी। तो मास हो गया, किलोग्राम में लेते हैं ये। ग्रेविटी हो गई जो 9.8 मीटर पर सेकंड, ये अर्थ की है। और उसके बाद हाइट, कितने हाइट पे अपने इसको उठा रखा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि 2 केजी का हैमर है, 2 केजी का हथौड़ा है और 0.5 मीटर आपने इसको ऊपर उठा रखा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अब इसमें आप बोलेंगे कि ग्रेविटी तो दी नहीं, तो ग्रेविटी हमारी कांस्टेंट होती है, ये हमेशा आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं और कई बार ये कैलकुलेशन की आसानी के लिए इसको 10 ले लिया जाता है। तो आप देखेंगे m इंटू जी इंटू एच, एम की जगह 2 डालिए, जी की जगह 9.8 और एच की जगह 0.4, ये 7.84। आंसर किसमें लिखेंगे, जूल में या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में। काइनेटिक एनर्जी होती है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। हाफ ये हो गया मास, क्या हो गया ये मास। मास मैंने आपको बताया किलोग्राम में लेते हैं और ये हमेशा सेम रहता है, किसी भी जगह ले जाइए आप, एक्चुअल जो कंटेंट होता है वही मास होता है। और उसके बाद v वेलोसिटी, ध्यान रखिएगा ये वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है, वेलोसिटी है। स्पीड जो होती है, जब स्पीड को डायरेक्शन मिल जाती है तो वेलोसिटी बनती है। तो हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी, ये मूवमेंट के कारण जो एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, वो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एक 1500 किलोग्राम की कार है और उसकी स्पीड है 14 मीटर पर सेकंड, यानी अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें, क्योंकि हमको चाहिए होगा ये किलोग्राम के संदर्भ में, तो अगर हम 14 मीटर पर सेकंड बोले या 50 किलोमीटर पर आवर या 30 माइल्स पर आवर, तो हम क्या करेंगे, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। हाफ मास की जगह डालेंगे हम 1500 केजी, और क्योंकि हम जानते हैं कि एसआई सिस्टम में केजी मीटर पर सेकंड ही होता है, तो हम इसको 14 ही रखेंगे, 14, और इसका स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा यहाँ वेलोसिटी का स्क्वायर बनता है। तो हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, ये आपका 147 किलो जूल आएगा। किलो मतलब होता है 1000। अब क्या करते हैं, स्पीड को हम डबल कर देते हैं, ये जो स्पीड है इसको डबल कर देते हैं। अब ये स्पीड है 28 मीटर पर सेकंड, यानी अब इसकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा या 60 माइल 7 आवर इसकी स्पीड हो गई। तब कैसे होगा, तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, सेम चीज होगी। मास तो हमने देखा 1500 केजी है, स्पीड हमने बढ़ा दी और ये स्पीड जो है वो स्क्वायर के रेट में जा रही है। तो आप देखेंगे कि 588 जूल हो गया, किलो जूल हो गया, जबकि पिछला अगर आप देखें तो 147 किलो जूल है। तो 147 किलो जूल जो था, अगर स्पीड केवल डबल की तो ये हो गया 588, ऑलमोस्ट तिगुना थर्ड, तीसरे गुणांक से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हैं तो बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि आप में काइनेटिक एनर्जी होती है, तो गाड़ी स्लो चलाइए। उसके बाद हम क्या कहते हैं कि जब स्पीड डबल कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है 4 टाइम। ध्यान रखिए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है 4 टाइम। मैंने 3 टाइम बोला था, लेकिन 4 टाइम बढ़ गई। कैसे, 1 केजी का मेटेओराइट है, वो मून पे आता है और उसकी स्पीड है 11 किलोमीटर पर सेकंड। हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज दैट, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम की जगह 1 केजी और वी की जगह आप लिखेंगे 11 किलोमीटर, लेकिन यहाँ किलोमीटर हमारा एसआई सिस्टम नहीं है, तो इसको बदलना पड़ेगा आपको मीटर में। इस किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के बराबर। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 1000, 11000 मीटर पर सेकंड, तो ये आ जाएगा 60.5। जो अब इसमें देखिएगा कि ये 3 हो गया किलो, और अगर आप यहां लेंगे तो इसको मेगा कर सकते हैं, मेगा जूल। ये 100 गुने ज्यादा है जो कार एक हाईवे स्पीड पे जा रही है। पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कैसे परिवर्तित होगी, जैसे मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था कि जब कोई चीज रुकी होती है तो वो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन जैसे ही वो मूवमेंट करती है, दौड़ती है, भागती है, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो एक ऑब्जेक्ट किसी के पास पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटी के कारण, वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, और काइनेटिक एनर्जी के साथ पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी में बदलती है, साथ में उसके साथ हीट भी जनरेट होती है। हीट क्योंकि फ्रिक्शन होता है या रेजिस्टेंस होता है, तो क्या करते हैं, कुछ हम गिराते हैं। हम क्या करते हैं, हम यहां पर क्या करेंगे कि एक एप्पल है यानी सेब, हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं, 0.1 केजी का है और 1 मीटर ड्रॉप कर रहे हैं। क्या स्पीड से ये हिट करेगा ग्राउंड को,
तो अभी यहां पर जब ये रखा हुआ है यहां पर 1 मीटर की हाइट पे, तब इसकी हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और अब ध्यान रखिए कि एनर्जी जो होती है वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर रहेगी, या कहें पोटेंशियल प्लस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये शांत है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं है, सब पोटेंशियल एनर्जी ही है। तो m इंटू जी इंटू एच कर दीजिए, यानी 0.1 इंटू 1, और ग्रेविटी हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड आ गया, ये हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 0.9, ये इसका जो यूनिट है। अब हम देखें कि जब ये मूव करने लगे तो यहां पर आके ये किस स्पीड से टकराएगी, तो यहां पर आके इसकी स्पीड कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है, अब तो ये खड़ी तो नहीं है, ये तो मूव करने लगी है। तो हाफ mv स्क्वायर कर दीजिए, हाफ mv स्क्वायर कितना हुआ, हाफ इंटू मास इसका हमारे पास 0.1 kg है, वेलोसिटी हमें नहीं पता। लेकिन हम अगर मान लीजिए कि एयर रेजिस्टेंस को, जो मैंने आपको दिखाया था, एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर दें, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, तो हम इन दोनों को बराबर कर देंगे, हाफ mv स्क्वायर को बराबर कर देंगे ke से, और v निकालना है तो m को नीचे ले जाएंगे, 2 को ऊपर ले जाएंगे और अंडर रूट कर देंगे। तो इसका मतलब अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी बाय जो मास है। तो यहाँ वैल्यूज रखेंगे जो हमारे पास थी, वो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी 4.427 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरीके से जो वेलोसिटी है काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी अगर हम काइनेटिक एनर्जी से निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, कितना हो गया, अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाय मास। अगर ये फॉर्मूला में रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी अगर आप mm कैंसिल करते हैं तो v इक्वल्स अंडर रूट 2gh। ठीक, सी इसका मतलब ये है कि यहां पर मास नहीं है। अगर काइनेटिक एनर्जी mgh के बराबर है, कोई चीज रुकी हुई है, तो आप क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी mgh के बराबर हो गई, हमने mgh रख दिया, mm कैंसिल हो गया, तो v इक्वल्स अंडर रूट 2gh से क्या पता चला कि इसमें मास है ही नहीं। तो मास का मतलब ही नहीं होता है, सारी चीज जो है वो हाइट और ग्रेविटी से रिलेटेड होती है। जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh, आप देखिएगा वेलोसिटी, यही सारे फॉर्मूला में अगर वैल्यूज रख दूं तो वही वेलोसिटी आएगी जो यहां आ रही है। वेलोसिटी मास पे डिपेंड करती ही नहीं है, भार पे डिपेंड करती ही नहीं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है कि जैसे कोई चीज इलास्टिक, जैसे रबर होता है, जिसे हम रबर बैंड कहते हैं, वो उसमें एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। वो इसलिए स्टोर होती है क्योंकि उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। जब उसको स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं या उसको कंप्रेस करते हैं, जब वो कोई चीज शांत है, मतलब अगर ये एक स्प्रिंग ऐसी शांत है तो कुछ नहीं, लेकिन जब आप इसको खींचने लगेंगे या फिर इसको जब आप दबाने लगेंगे तब की बात है। जैसे मान लीजिए यहां पर इन्होंने इसको खींचा, जब खींचा तब इसमें एनर्जी आ गई, जब ऐसे थी तब एनर्जी नहीं आई, जैसे इन्होंने खींचा तब इसमें एनर्जी आ गई। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसको हम रबर बैंड हो गया, बंजी कॉर्ड, ट्रैम्पोलिन, स्प्रिंग्स, ये जो एरो आपने देखा, इसमें स्टोर कर सकते हैं, स्टोर होता है। और जितना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है किसी डिवाइस में, वो किससे रिलेटेड है, कितना आपने स्ट्रेच किया। अब आप देखिए, अगर ये साहब यहां तक ना करके कल यहां तक स्ट्रेच करते तो कितनी एनर्जी स्टोर होती, यहां तक करते तो कितनी होती, क्योंकि यहां तक तो है ही। और मान लीजिए और पीछे तक कर लेते, तो जितना ये पीछे खींचेंगे, ये टूटे ना, जितना ये पीछे खींचेंगे उतनी ज्यादा इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। इसी को हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एक बंदूक का या ये पिस्टल का एग्जांपल लेंगे, तो यहां पर जो हम यहां स्प्रिंग होती है बेसिकली, तो जब हम गोली चलाते हैं तो ये स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी ये इसमें ट्रांसफर होती है बुलेट में, और बुलेट जो है वो बहुत फोर्स से आगे निकलती है। जो स्प्रिंग्स है वो बड़ा स्पेशल इंस्टेंस है, एक ऐसी डिवाइस कह सकते हैं जो इलास्टिक एनर्जी स्टोर कर सकता है, क्योंकि उसमें कंप्रेशन भी हो सकता है इसमें, क्योंकि स्प्रिंग है, इसको खींच भी सकते हैं, इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं। तो एक फोर्स लगेगा इसमें, जब आप दबाएंगे, अगर यहां से दबाते हैं या खींचते हैं तो फोर्स लगता है। जितना आपने फोर्स लगाया है उसको या खींचा हुआ है जिस फोर्स से, या किसी फोर्स से दबाया हुआ है, वही मेन फोर्स काम कर रहा है और वही फिर एनर्जी में तब्दील होगा। अगर कोई एक स्प्रिंग है तो जितना फोर्स आप लगा रहे हैं वो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितना आपने स्ट्रेच किया। जैसे मैंने आपको यहां भी बताया कि जितना इन्होंने स्ट्रेच किया, अगर इसका स्ट्रेच देखा जाए, जितना इन्होंने स्ट्रेच किया है वही तो डिपेंड कर रहा है कि कितना एनर्जी ये दे पा रहे हैं, कितनी आगे ये तीर जाएगी। तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इसको समझ लीजिए, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना आपने स्ट्रेच किया है। अब हम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को किसी कांस्टेंट से हटा देते हैं तो k इंटू एक्स हो जाता है। तो इसी k को हम, क्योंकि स्प्रिंग की बात कर रहे हैं तो इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं k। अब ये जो स्प्रिंग्स है ये हुक्स लॉ को फॉलो करती है। अगर स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं है, कंप्रेस नहीं है, तो ऐसी कोई इलास्टिक एनर्जी इसमें स्टोर नहीं होती है, यानी कि स्प्रिंग अभी केवल उस स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट में है।
जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है यानी कि ये भी शांत है, इसका मतलब ये है कि कोई फोर्स इसमें नहीं अप्लाई किया गया है। जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं और जो इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करते हैं, ये जीरो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन हो सकती है। तो यहां पर हमारे पास एक कुछ इक्वेशन है स्प्रिंग की, जो हम जब इसको खींचेंगे या से दबाएंगे तब इसमें क्या एनर्जी आएगी। देखिएगा, ये स्प्रिंग यहां पर लटकी हुई है, इसको आप खींच दीजिए। कितना खींचेंगे? एक्स अमाउंट से खींच दीजिए, यहां से यहां तक पकड़ के खींच दीजिए, यहां से यहां तक ये खींच गई। तो अब इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई वो कितनी होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ मतलब 0.5 के, इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स आपने जितना इसको खींचा है। खींचा कहां से है? जो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, जब ये शांत था, ये कुछ भी नहीं कर रहा था, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है उसकी पोजीशन के कारण। एक ऑब्जेक्ट जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसी हाइट पे रखा होता है, ठीक। एक ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक एनर्जी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है जब आप उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से या तो खींचते हैं या दबाते हैं। एक बॉक्स है, उसका मास है 5.8 केजी। इस बॉक्स को हमने उठाया फ्रॉम द गैरेज फ्लोर, गैरेज फ्लोर से हमने उठाया और उसको शेल्फ पे रख दिया। मतलब एक बॉक्स है, मैं आपको समझाता हूं। अगर बॉक्स के पास 145 जूल एनर्जी आ जाती है, ये एनर्जी आ जाती है, तो कितना शेल्फ ऊपर है? कहने का मतलब ये है कि एक बॉक्स है, यहां रखा हुआ है, इसका मास है 5.8 केजी। अब इसको उठाया गया और यहां पर एक शेल्फ है, इसको यहां रख दिया गया। अब ये जो जब इसको उठाया गया, यहां रखा गया, तब इसकी जो एनर्जी हो गई, इसकी 145 जे पोटेंशियल एनर्जी आ गई। आपको बताना है कितना हाइट है, यहां से आता है ये हाइट निकालना है। तो जो एनर्जी स्टोर हुई वो तो mgh होती है, m इंटू जी इंटू एच, और m इंटू जी इंटू एच 145 बताया गया है। मास हमारे पास ये देखिए 5.8 केजी है। 5.8 केजी हमारा मास हो गया। ग्रेविटी कितनी हो गई आपकी? या तो 9.8 ले लीजिए या 10 ले लीजिए, यहां पर 10 ली गई है। तो आप क्या करेंगे? mgh इक्वल 145 करेंगे और आपको क्या निकालना है कि इतना हाइट पे है। तो हाइट बराबर होगा 145 बाय m इंटू जी। m की जगह 5.8 रखिए, ग्रेविटी की जगह 10 रखिए, ये आपका आ जाएगा जो हाइट है 2.5 मीटर। एक आदमी है, वो वॉल पे चढ़ता है, 3.6 मीटर हाइट है उसकी, और उसके पास एनर्जी आ जाती है 2268 जूल पोटेंशियल एनर्जी। आपको बताना है मास कितना है, तो इसमें भी यही करना है। आपका mgh बराबर आपकी एनर्जी है, इसमें एनर्जी कितनी आ गई? 2268। मास कितना है हमें नहीं पता, ग्रेविटी तो हम 10 लेके चल रहे हैं कैलकुलेशन की आसानी के लिए। हाइट कितनी हो गई इनकी? ये कितना चढ़े? 3.6। तो m कितना आ जाएगा? 2268 बाय 10 इंटू 3.6, इसको निकालेंगे तो ये 6.63 केजी आ जाएगा इनका मास, सॉरी वेट। वेट और मास में अंतर है, ये मास है। मास जो होता है, जब हम मास के साथ ग्रेविटी जोड़ते हैं तो वेट कहलाता है। मास जो होता है वो पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में एक ही जैसा रहेगा, तो मैं मास कहूंगा इसको, वेट नहीं कहूंगा। एक 800 ग्राम की बॉल है, इसको पुल किया गया। आपको बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी इसने गेन की। तो अब देखिए, जो पोटेंशियल एनर्जी जो प्रॉब्लम होते हैं, तो हम केवल वर्टिकल डिस्टेंसेस में इंटरेस्टेड होते हैं, ओनली वर्टिकल डिस्टेंसेस। तो ये जो है, इस डिस्टेंस को हम नहीं मानेंगे, हम केवल ये हाइट की बात करेंगे। ये वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल ये होता है, हॉरिजॉन्टल ये होता है, तो वर्टिकल डिस्टेंस की बात करेंगे। अब ये बॉल यहां थी, कितनी हाइट चढ़ी है? 20 सेंटीमीटर। तो हाइट हो गई आपकी 20 सेंटीमीटर, ग्रेविटी तो खैर 10 लगाएंगे, और इसके बाद मास कितना है? 800 ग्राम। अब 800 ग्राम है, तो इसको हमको कन्वर्ट करने पड़ेगा एसआई यूनिट के हिसाब से। आपको करना पड़ेगा, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये केजी में तब्दील हो जाएगा, तो 0.8 आएगा। तो यहां रखिए 0.8, ग्रेविटी की जगह 10, हाइट की जगह 0.2 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर है, तो इसको 20 से डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, ताकि हम इसको जो एसआई यूनिट है उसमें ला सके। तो ये कन्वर्जन हुआ है। एनर्जी जो होगी वो 1.6 जूल होगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का बताने का मतलब था कि हमेशा वर्टिकल डिस्टेंस लिया जाता है, कहीं इसका आप ये 50 लेना ना शुरू कर दें। एक कार्ट है यहां पर, इसमें ब्रिक भरे हुए, ब्रिक मतलब होता है ईंटें, उसको कांस्टेंट स्पीड से या इंक्लाइन प्लेन में खींचा जा रहा है। अब यदि मास जो है लोडेड कार्ट का, इसका जो मास है वो 3 केजी है, और जो हाइट है स्टॉप सीट की वो 0.45 मीटर्स है, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी जब ये यहां पर पहुंच जाएगा? तो अभी भी मैंने जो सवाल बताया उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको कुछ ध्यान नहीं देना है, आपको करना क्या है, देखिएगा, ये जो हाइट है यहां से यहां तक ये हाइट लेनी है, और ये हाइट आपको दी है 0.45 मीटर, बस ये लेना है।
तो यहां पर पहुंचेगा तो क्या, m मास इसका हो गया आपका 3, ग्रेविटी इसकी आप ले लेते हैं 9.8 या 10 आप ले लीजिए, हाइट ये लेनी है, वर्टिकल हाइट लेनी है, ध्यान रखिएगा 0.45, क्या निकल के आएगा, 13.2 जूल निकल के आएगा। ये एक और क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, सेम चीज हम कर रहे हैं जो हमने डिस्कशन किया। इसमें ये कहा है फोर्स दिया हुआ है, अगर फोर्स लग रहा है 14.7 न्यूटन का और यही सिनेरियो यही है, तो यहां पर ये फोर्स लग रहा है और इतना फोर्स लगाया गया और ये d डिस्टेंस तक ये गया और वर्टिकल डिस्टेंस इसका h है, तो फोर्स यहां जा रहा है और डिस्टेंस यहां पर जा रहा है, तो आपको ये बताना है, पहले आपको सिनेरियो बताता हूं तब आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो ये लोडेड कार है, भारी कार है और इंक्लाइंड जो डिस्टेंस है वो 0.9 मीटर है, आपको कितना बताना है कि वर्क डन कितना हुआ। तो पहले इसका सिनेरियो समझिएगा, होता ये है कि अगर एक बॉक्स है, इसको आपने यही मूव किया तो फोर्स आपने लगाया F से और डिस्टेंस ये यहां से ऐसे इतना मूव कर गया, यहां से यहां तक डिस्टेंस मूव कर गया, तो आप F इंटू डी लगा देते हैं सीधा, जो वर्क डन होगा वो फोर्स इंटू डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन जब आप एक एलिवेशन पे लगाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर बॉक्स था या कार थी और यहाँ चली गई और इसने ये डिस्टेंस यहाँ ट्रेवल किया, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में है, तो आप क्या करेंगे कि हमको लेना है क्या, ये वाला है ना, हमको तो ये वाला डिस्टेंस लेना चाहिए था जैसे मैंने आपको बताया, तो हम इसका इंप्रेशन लेंगे या फिर इसका ये वाला कंपोनेंट लेंगे जो इसके पैरेलल होगा या फिर इस डायरेक्शन में होगा, तो वो होता है डी कॉस थीटा। अगर ये आपको थीटा लें तो यहाँ पर ये वाला होता है कॉस थीटा, ये होता है साइन थीटा, तो हम क्या करेंगे एफ डॉट डी डॉट कॉस थीटा करते हैं। अब एफ डॉट डी डॉट कॉस थीटा आप देखिएगा इसमें बनेगा क्या, जब फोर्स आप इधर लगा रहे हैं, डी भी इसी जगह पे, मूवमेंट भी इसी जगह हो रहा है, तो फोर्स और जो डी है उसके बीच में एंगल क्या हुआ, फोर्स भी यहाँ डी भी यहाँ, एंगल हो गया 0, तो एफ डी कॉस थीटा इस जगह पे आएगा एफ डॉट डी डॉट कॉस 0, कॉस 0 होता है 1, तो एफ डॉट डी ही आएगा, फोर्स दिया है 14.9, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दिया है 0.9, मल्टीप्लाई कर लीजिए 13.2 जूल आ जाएगा इसका। एक कंप्रेस स्प्रिंग है जिसका पोटेंशियल एनर्जी है 20 जूल और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 200 न्यूटन मीटर। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है स्प्रिंग का, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला स्प्रिंग का होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, ये होता है ना। अब आपको कहा गया है कि जो हाफ के एक्स स्क्वायर है, ये पूरा का पूरा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो खुद दी हुई है, यानी कि 200, अ कंप्रेस स्प्रिंग हैज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 200 जूल, तो 200 जूल इसको आपको 20 जूल दिया हुआ है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 200 न्यूटन पर मीटर, मतलब के आपको दिया हुआ है, तो यहां पर हाफ इंटू के की जगह 200 रखिए इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा 20 इंटू 2 बाई 200, तो एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको अंडर रूट कर लेंगे, ठीक, अंडर रूट करेंगे, वैसे क्या बन रहा है ये आपका 2 2 2 1 2 100 से गया और ये गया, तो आपका क्या बनता है 40 बाई 200 है, तो 2 5 1 बाई 5 हो गया, तो 4 8 4 5 20, तो ये 1 बाय 5 बन रहा है एक्स स्क्वायर, तो आप रखेंगे 1 बाय 5, तो ये आपका आ जाएगा 0.632 मीटर, इतना आ जाएगा। एक और चीज है, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर करना चाहते हैं तो 2 इधर ले जाइए, 2 पोटेंशियल एनर्जी हो गया इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, के निकालना है या एक्स निकालना है तो एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 2 पोटेंशियल एनर्जी पी कर देता हूं, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आपका के आ जाएगा, और एक्स निकालना है तो क्या करेंगे अंडर रूट कर देंगे 2 इंटू पीई बाय के, जो यहां किया हुआ है, तो आपका कितना आ गया, ये 1 बाय ये 80 40 बाय 200 है, ठीक, तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका 1 बाय 5, ये इसको लिखेंगे मीटर में, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक वर्टिकल स्प्रिंग है लिंक टू अ लोड ऑफ मास 5 kg, मतलब एक इस तरीके की स्प्रिंग है और जो मास है वो है आपका 5 kg, इसको कंप्रेस किया गया 10 मीटर, इसका कंप्रेशन रेट बता दिया, डिस्टेंस बता दिया, कंप्रेस कितना गया, डिटरमाइन दी फोर्स कांस्टेंट निकाला है स्प्रिंग का, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, सीधा फॉर्मूला है F इक्वल्स टू के एक्स, सीधा फॉर्मूला है हमारे पास। तो फॉर्मूला जो है वो किस तरीके से बनेगा, पहले आप देखिए कि जब हम इसको, क्योंकि ग्रेविटी के डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे खींच रहे हैं इसको, तो ग्रेविटी भी काम कर रही है, तो एक तो फोर्स लगेगा, जो फोर्स फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन वाला, और एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटी है यहाँ पर, क्योंकि मूव हो रहा है ना ये, तो मास होगा इसका 5 और ग्रेविटी होगी इसकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
यानी हो गया 49 न्यूटन। अब ये जो 49 न्यूटन आ गया, ये ही किसके बराबर है, kx के बराबर, तो इसको आप 49 के बराबर कर दीजिए। अगर आपको इसमें निकालना है, क्या निकालना है, फोर्स कांस्टेंट k निकालना है, तो 49/x कर दीजिए। x कितना है, 10 का मूवमेंट किया हुआ है, ये x 10 का है, तो k हो जाएगा आपका 4.9 न्यूटन पर मीटर। आप समझ गए, जब एक वर्टिकल स्प्रिंग है, जब हमने इसको जब खींचा होगा तो कुछ एक्सेलरेशन हुआ होगा, और ये डिस्टेंस पे भी गया, तो जब हमने एक्सेलरेशन लिया तो एक फोर्स जो हमने लगाया उसमें मास इंटू एक्सेलरेशन कर लेंगे, और जब जो फोर्स हमने लगाया मास इंटू एक्सेलरेशन, वही फोर्स जो होगा वो kx यानी कि उसके एक्सटेंशन में स्टोर हो जाएगा या फिर एक्सटेंशन में आ जाएगा, तो वो kx के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से 4.9 न्यूटन पर मीटर आएगा। तो ये हमने जानने की कोशिश की कि एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलास्टिक के बारे में बात की, और सबसे रिलेटेड हमने सवाल जवाब लिए। शुक्रिया, मेहरबानी।